नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के दूसरे क्लास में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है समाजशास्त्र का क्षेत्र, साथ ही साथ अ, अन्य शिक्षा शाखाओं के साथ उसका जो संबंध है इस विषय में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ आर एम मैकावर की जो कार्य हैं उनके कार्य कारण की अवधारणा को भी आज हम लोग जानेंगे। यानी कुल मिला के जो पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का वो आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका प्रकृति और विषय क्षेत्र के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करके और आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी कि वो किस टाइप का विज्ञान है, वो कैसा है, क्या है, नहीं है, इसके विषय में हम लोग इसमें जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं पहले, आप पता आपको चला हुआ कि अर्थशास्त्र का जो सबसे पहला पीढ़ी था जिसमें आपका प्लेटो था, है ना। फर्स्ट जो अवस्था था अर्थशास्त्र ये समाजशास्त्र का, माफ़ करिएगा, अर्थशास्त्र बार बार मुंह से निकल जा रहा है, तो आप लोग समाजशास्त्र ही लेके चलिएगा। ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो समाजशास्त्र का जो पहला चरण था, पहला अवस्था जो था, उसमें प्लेटो नाम का एक दार्शनिक था, है ना। प्लेटो क्या कहता था कि प्लेटो का कहने का अर्थ ये था, वो बताता था कि समाज में जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, यानी कि उसका समाज, उसका परिवार जैसा उसको शिक्षा देता है वह उसी प्रकार से व्यवहार करता है। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था। इसके बाद उसका एक शिष्य हुआ अरस्तु के नाम से। ठीक है, अरस्तु जिसको हम लोग जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, है ना। अरस्तु उसका शिष्य हुआ। वो कहता है कि समाज और ना ही व्यक्ति का नेचर, दोनों जो है इसे दोनों को बदला नहीं जा सकता, या फिर दोनों एक समान ही चलता है। या फिर समाज को हम बदलते हैं तो व्यक्ति का नेचर भी बदल जाएगा, और व्यक्ति का नेचर यदि बदलता है तो समाज भी बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन, तो अगस्त कॉन्ट। ठीक है, वो समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं, और समाजशास्त्र का जो जनक कहा जा सकता है या पिता कहा जा सकता है वो अगस्त कॉन्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पिछला क्लास में जो जो पढ़े थे वो हम थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को बता दिए रिमाइंडर के लिए। अब इसके आगे का जो है समाजशास्त्र की प्रकृति, ठीक है, विज्ञान का अर्थ, ये सब हम लोग जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वैसे जितने भी छात्र हैं जो महिला पर्यवेक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइज़र का तैयारी कर रहे हैं और जिनका समाजशास्त्र विषय है पेपर 3 का, और साथ ही साथ होम साइंस है, तो होम साइंस का भी क्लासेस जो है सो द मिश्रा क्लासेस में चालू हो गई हैं। और समाजशास्त्र का क्लास तो चल ही रहा है, आज उसका दूसरा क्लास है। और ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा कि और भी जितने भी आप देखिएगा पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो सब पेड कोर्स बेचते हैं, एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, परंतु मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आगे भी जितने भी कोर्सेज लॉन्च की जाएंगी हमारे ओर से वो सभी जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है चैनल का वो है समाज में शिक्षा को फ्री करना। ठीक है, शिक्षा को इतना सस्ता कर देना है कि हर एक आदमी, एक गरीब से गरीब बच्चा भी आसानी से द मिश्रा क्लासेस से पढ़ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। और एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा दूसरों से अलग है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें मेरे साथ, परंतु कुछ दिन लगातार आप मेरे वीडियोस देखिएगा तो फिर दूसरे लोगों का फीका लगने लग जाएगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि
किसी चीज़ को बेसिक से उठाता हूँ, ठीक है। जब तक उसका बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप पूरा किताब को नहीं समझ पाइएगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि उसकी जो बेसिक्स बातें हैं, है ना, जो एक सामान्य आदमी को जाननी चाहिए उस विषय के बारे में, उसे सबसे पहले बताने का प्रयास मैं करता हूँ। इसके बाद जो है सो उसको उसकी गहराई में जाता हूँ और जितना डीप हो सके डीप नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि आप किसी सब्जेक्ट के कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपके अंदर जो ज्ञान है वो और भी बढ़ जाता है और आप सोचने के काबिल हो जाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर। और जो विशुद्ध ज्ञान हम जिसको कहते हैं, ज्ञान जो होता है वो सोचने का शक्ति ही होता है मेन रूप से, ठीक है। किताबों में तो जानकारी होता है, तो जानकारी को लेकर के उसको विश्लेषित करके संशोधित करके विश्लेषित करके, है ना, उसके ऊपर प्रयोग करके आपका दिमाग जो सोचने का शक्ति से वो सब कार्य करता है, वही जो है सो विशुद्ध ज्ञान है, ठीक है। और मैं ज्ञान देने का ही कार्य कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति, ठीक है। और ये जो हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं इसका पूरा क्रेडिट जो है सो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को जाता है, ठीक है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के मध्य हमेशा से इस बारे में बहस होती रही है कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है, ठीक है। समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, इसको लेकर के बहसबाजी होते रहता है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि दुर्खिम, मैक्स वेबर, है ना, और पेरेटो आदि, ये सब समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। और अगस्त कॉन्ट ने भी समाजशास्त्र को विज्ञान ही माना है, जो इसका जनक है वो भी विज्ञान ही मानते हैं। कुछ समाजशास्त्री इसे विज्ञान नहीं मानते, उसके अनुसार चूंकि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है साथ ही बदलती रहती है, इसीलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो इसको विज्ञान नहीं मानते, उनका जो कहना है, कहते हैं कि वो सामाजिक घटनाएं जो होती है जटिल होती है और साथ ही साथ वो बदलते रहता है। और विज्ञान क्या है कि ऐसा मतलब जो चेंज नहीं होता, वह इस प्रकार का चीज़ हो सकता है इनके द्वारा, जैसा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं कि विज्ञान है क्या, ठीक है। तो सामान्यतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान या वनस्पति शास्त्र आदि विषय को ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है आमतौर पर। कौन कौन सा? तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, ये सबको आमतौर पर हम लोग, या वनस्पति शास्त्र जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं वो, या जियोलॉजी हो गया, है ना, जीव विज्ञान, ये सबको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि विशेष प्रकार की सामग्री या विशेष प्रकार की विषय सामग्री को ही लोग विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। कोई विशेष प्रकार का जो सामग्री हो सकता है उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि विज्ञान का संबंध जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति से होता है, किसी विशेष विषय या सामग्री से नहीं होता है। विज्ञान मतलब खोज करना, रिसर्च करना, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। कार्ल पियर्स के अनुसार जो है सो सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में है। वो किस पद्धति का उपयोग करता है, किस टाइप का प्रयोग करता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद मार्टिन डेल के अनुसार जो है सो विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार लुंडबर्ग भी कहते हैं कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करना भ्रम ही उत्पन्न करता है, ठीक है। ग्रीन ने वैज्ञानिकों को विज्ञान के तथ्य की खोज करने वाला तरीका बताया है। ग्रीन नाम के एक व्यक्ति हुए जो कहता है कि विज्ञान जो है सो क्या है कि किसी तथ्य को खोज करने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ क्राइटेरिया, है ना, ऑफ साइंस, ठीक है। क्या क्या विशेषता है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा तरीका है जिसमें घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसा कि वो वास्तव में है। ठीक है, विज्ञान जो है सो क्या होना चाहिए नहीं बल्कि क्या है उसका उल्लेख करता है। इसमें कल्पना या आदर्श की बात नहीं आती है बल्कि वास्तविक तथ्यों के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, विज्ञान कार्य संबंधों विज्ञान कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना है। ठीक है, कोई चीज क्यों ऐसा है उसके विषय में बताता है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए वो विज्ञान नहीं बताता है। ठीक है, विज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि कोई घटना किस रूप में घटित हुई और उसके पीछे क्या क्या कारण थे तथा अलग अलग स्थानों पर इस घटना का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता को तटस्थ अवलोकन करना चाहिए। मतलब एक साइड होके कह सकते हैं आप, मतलब किसी के पक्ष में विचार प्रकट नहीं करना चाहिए, है ना, एकदम मिडिल में होके, ना हम इसके साइड है ना उसके साइड है, इस टाइप से। ठीक है, उसे अपनी भावनाओं, अपने विचारों या अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ही अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का अर्थ किसी भी घटना या तथ्य को बारीकी से देखना होता है। ठीक है, तो कोई भी जो भी अध्ययन करता है तो वो अपनी भावनाओं को साइड में रखे, सबसे पहले अपने विचार को साइड में रखे, अपने द्वारा जो पूर्वाग्रह बनाया गया है यानी कि जो खुद से पहले से सोच के रखा है कि नहीं ऐसा ही होगा, उससे मुक्त होकर के ही उसको अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, अवलोकन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बारीकी से देखना। क्लियर है। इसके बाद है विज्ञान की अगली विशेषता सत्यापनता तथा वर्गीकरण है। ठीक है, उसको चेक करना, सत्यापन करना कि नहीं ऐसा ही है, और साथ ही वर्गीकरण है, उसको अलग अलग वर्गों में बांटना है। ठीक है, अवलोकन विधि से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसकी सत्यता की जांच की जाती है, जिसे सत्यापन कहते हैं। अवलोकन विधि से हम लोग जो जो चीज़ देखते हैं, देख के हम लोग जो जो सीखते हैं उसका जांच करना ही सत्यापन कहलाता है। ठीक है, जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसे समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग रखा जा सकता है, जिसे वर्गीकरण हम लोग कहते हैं। समान विशेषता के आधार पर अलग अलग टाइप से हम लोग रख सकते हैं, है ना। विज्ञान की अगली विशेषता जो है सो सामान्यीकरण है। जो भी तथ्य प्रस्तुत हुए हैं उसके आधार पर सामान्य नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। जो भी तथ्य उसे प्राप्त होता है उसके विषय में एक सामान्य नियम प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, विज्ञान सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांत की परीक्षा तथा पुनः परीक्षा भी करता है। ठीक है, जो भी सामान्यीकरण के बाद एक सिद्धांत बनाया गया, नियम बनाया गया, बाद में फिर वही सिद्धांत का परीक्षण या पुनः परीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो भविष्यवाणी करने की क्षमता उसमें होता है। ठीक है, अध्ययन के द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें निकालते हैं उसके आधार पर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान कैसे है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज ए साइंस हाउ। ठीक है, तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए जिस विशेषताओं की आवश्यकता होती है, ये सभी विशेषता जो है समाजशास्त्र में पाया जाता है। अब कौन कौन सा विशेषता है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी तथ्य संकलन करने के लिए भौतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अवलोकन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति मतलब किसी दूसरे के साथ तुलना करना, सांख्यिकी पद्धति, नंबर से नंबरोलॉजी जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, सांख्यिकी पद्धति हो गया, समाज मिति हो गया, समाज में घूम घाम के हम लोग कहते हैं अनुसूची तैयार करते हैं, प्रश्नावली मतलब कह सकते हैं हम लोग समाज में अलग अलग लोगों से प्रश्नों को पूछ के अलग अलग टाइप से जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार हो गया यानी कि इंटरव्यू जिसको कह सकते हैं, है ना, और मनोवृत्तियों की माप करने वाले विभिन्न पैमाने, है ना, व्यक्तित्व जीवन अध्ययन आदि पद्धति इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि दुर्खिम भी कहते हैं कि दुर्खिम एक समाजशास्त्री है। ठीक है, दुर्खिम भी कहते हैं कि चूंकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, अतः इसे विज्ञान ही मानना सही होता है या सही है। ठीक है,
इसके बाद है समाजशास्त्र में सहयोगी तथा असहभागी अवलोकन या असहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके अध्ययनकर्ता जो है तो तटस्थ रूप से तथ्यों का संकलन करता है। अभी आपको बताया तटस्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें सही परिणाम प्राप्त करने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। जो तथ्य आपको प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण करना है, फिर उसके ऊपर विश्लेषण करना है। अध्ययन से जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जो जैसे बाल अपराध के सभी कारणों का पता लगाकर समान कारणों को एक एक वर्ग में रखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी समूह में बाल अपराध के सर्व प्रमुख जो कारण क्या है। मान लीजिए बाल अपराध को हम लेते हैं तो अलग अलग जगह से हम लोग उसका जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसको अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं, समान रूप से जानकारी जो प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग अवलोकन करते हैं, पता लगाते हैं कि कोई खास समूह वाले जो अलग अलग समूह में बांटे, खास समूह में जो बाल अपराध का किस किस टाइप से सर्वप्रमुख कारण क्यों है, ठीक है, इस बारे में, ठीक है। इसके बाद समाजशास्त्र क्या है के बारे में बात करता है, क्या होना चाहिए के बारे में बात नहीं करता। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में ही देखता है। जो भी सामाजिक घटना जैसा है वो उसी तरह वो दिखाने का कोशिश करता है। कोई अच्छा है तो अच्छा दिखाएगा, कोई बुरा है तो बुरा ही दिखाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम लोग लेते हैं कि महिला शिक्षा के विषय में अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य महिला शिक्षा से संबंधित केवल वास्तविक तथ्य ही प्रस्तुत करना होता है। हम इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारे स्वयं के विचार अथवा आदर्श की बात नहीं की जाती है। इसके बाद समाजशास्त्र द्वारा विभिन्न घटनाओं, तथ्यों तथा समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। एक समाजशास्त्री समाज में होने वाले किसी भी घटना अथवा समस्या के पीछे क्या कारण है उस कारण को खोजने का प्रयास करता है। यदि हम उदाहरण में देखें तो बेरोजगारी, निर्धनता, अपराध आदि सामाजिक समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न हुई है, इसमें हम लोग किन कारण से उत्पन्न हुई है इसका अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र में करते हैं, ठीक है। इसके बाद है समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। साथ ही भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र की भांति इन सिद्धांतों की परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। इन सिद्धांतों को दोबारा जांचने के बाद भी यह सही पाए जाते हैं तो इन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत मान लिया जाता है। मतलब एक सबसे पहले हम लोग सिद्धांत बनाते हैं, इसके बाद दोबारा फिर से उसका परीक्षण करते हैं। वो परीक्षण करने के बाद वे सिद्धांत यदि सही पाए जाते हैं तो वो एक सिद्धांत मान लिया जाता है, सीधा बात है। उदाहरण के लिए यदि हम समाज में अपराधों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी अपराध के प्रमुख कारण हैं, तो इस सिद्धांत को किसी भी क्षेत्र में अथवा किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा दोबारा जांचा जा सकता है अथवा इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी जो है सो अपराध का एक कारण है, तो कोई भी व्यक्ति इसको दोबारा जांच कर सकता है। जांच करने के बाद यदि वही बात निकलता है, वही बात सामने आता है तो वो एक सिद्धांत मान लिया जाता है, ठीक है। समाजशास्त्र वर्तमान के आधार पर भविष्य में क्या होगा यह बताने में सक्षम है। अभी जैसा समाज हमारा है, भविष्य का समाज कैसा होगा यह बताने में समाजशास्त्र सक्षम है, ठीक है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए बढ़ते हुए औद्योगिकरण के आधार पर समाजशास्त्र इस बात की भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में परिवार का स्वरूप कैसा होगा, व्यवसायों में क्या परिवर्तन होंगे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार होगी, है ना। ये सब भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि पुराने टाइम में आप देखेंगे कि जॉइंट फैमिली का ज़्यादा प्रचलन था, है ना। परंतु अभी के समय में जॉइंट फैमिली बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र के अवलोकन से पता चल सकता है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इतना देर। अब इसके बाद देखते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध क्या क्या आपत्ति है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो है ही, है ना। लोग चैनल को और भी जगह शेयर भी किया कीजिए, है ना। उससे क्या होता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ता है। अभी चैनल नया नया है, इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि कंटेंट इसमें सही नहीं मिल रहा है ना। तो ज़रा ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद है कि अनेक विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान नहीं मानते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, वे समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में भी नहीं रखते हैं। अब आप जानेंगे कि किस प्रकार से ये कुछ विद्वान जो है समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध कैसे कैसे करते हैं, इसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र में क्या है। तो वस्तुनिष्ठता का अभाव देखा जाता है इसमें, ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह बात कही जाती है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है। चूंकि अध्ययनकर्ता जिस समाज या समूह, समुदाय या जाति का अध्ययन करता है उसका वह स्वयं भी सदस्य होता है। फलस्वरूप उसके व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत द्वेष अथवा प्रेम, इन सभी से समाजशास्त्री अध्ययन को प्रभावित करता है तथा वास्तविक परिणाम सामने नहीं आ पाते। कुछ समाजशास्त्री ऐसा कहते हैं कि जो भी अध्ययन करता है वो किसी समाज, समूह, जाति, समुदाय का अध्ययन यदि करता है तो हो सकता है कि वह उस समुदाय का सदस्य हो, जिस कारण से व्यक्तिगत विचार उसके अंदर होंगे, पूर्वाग्रह होंगे, व्यक्तिगत द्वेष होंगे अथवा प्रेम होगा। तो ये सब जो है सो उसके अध्ययन के साथ साथ उसमें भी आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस कथन का मूल्यांकन हम लोग देखते हैं। तो समाजशास्त्र में अनेक ऐसी पद्धतियाँ या प्रविधियाँ पाई जाती हैं जिनका प्रयोग करके विभिन्न सामाजिक घटनाओं का निष्पक्षता के साथ वास्तविक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में हम देखते हैं कि सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता तथा जटिलता। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। सामाजिक व्यवस्था, परंपराएं, परिवार का स्वरूप आदि जैसे पहले या आज उसी रूप में नहीं पाया जाता, जैसा पहले था वैसा अभी नहीं पाया जाता। साथ ही अमूर्त होने के कारण यह इतनी जटिल होती है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। कोई एक स्ट्रक्चर नहीं ना है, ये अमूर्त रूप है ना, मूर्त रूप तो है नहीं। समाज में विभिन्न लोगों के बीच जो भी संबंध पाए जाते हैं वे अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और बदलते रहते हैं, पर फलस्वरूप उसके वास्तविक स्वरूप को जानना कठिन हो जाता है। अब इसका मूल्यांकन देखते हैं। तो सच तो यह है कि यदि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके तथा सामाजिक घटनाओं के बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करके सामाजिक अध्ययन किए जाते हैं तो परिवर्तनशीलता एवं जटिलता वैज्ञानिक अध्ययनों में बाधा नहीं बनती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन उसके बारे में बार बार बदलने के बाद भी संभव होता है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन बदलती हुई परिस्थितियों में संभव हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर है आपका जो सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों की माप में कठिनाई। ठीक है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विरोध करने वाले विद्वान कहते हैं कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान को मापा जा सकता है वैसा सामाजिक घटनाओं का माप संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है सो अमूर्त है एवं गुणात्मक है। सामाजिक घटनाओं की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का नाप तौल करना तो संभव है नहीं, है ना, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि सच तो यह है कि तथ्यों को मापने की क्षमता ही विज्ञान की आवश्यक विशेषता नहीं है। साथ ही समाजशास्त्र में अनेक ऐसी पद्धतियां और प्रविधियां का विकास हो रहा है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं का संख्यात्मक एवं गुणात्मक मापन भी संभव हो सके। ठीक है, चौथा नंबर में कहते हैं कि समाज में प्रयोगशाला का अभाव, यानी कि समाजशास्त्र का जो कहते हैं कि उसमें प्रयोगशाला का यानी कि लैब का जो है सो अभाव पाया जाता है। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध करने वाले विद्वानों का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार अपनी प्रयोगशाला में
नियंत्रित दशाओं में प्रयोग करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, वैसा समाजशास्त्र में संभव नहीं है। जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब का लैब में टेस्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा समाजशास्त्र में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि समाजशास्त्र के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, अतः उसके अध्ययन से प्राप्त परिणामों एवं नियमों के प्रामाणिकता, यथार्थ एवं निश्चितता का अभाव पाया जाता है इसमें। फलस्वरूप इस प्रकार के अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। परंतु मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि सच तो यह है कि समाजशास्त्र में बंद प्रयोगशाला के में अध्ययन नहीं किए जाते, किंतु साथ ही यह भी सच है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला जो है सो संपूर्ण समाज है। क्योंकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु इस प्रकार की होती है कि उसका अध्ययन एक प्रयोगशाला के अंदर ही बंद कमरे में भी नहीं किया जा सकता, साधारण सा बात है ना, बल्कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तो उसके चारों ओर या चारों तरफ की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही संभव होता है। अतः प्रयोगशाला के अभाव में किए जाने वाले समाजशास्त्रीय अध्ययन को अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज ही पूरा उसके लिए प्रयोगशाला का कार्य करता है ना। किसी लोग से पूछें, कहीं का परंपरा, ये सब होता है उसमें। आप प्रयोगशाला के अंदर कैसे कर सकते हैं? इसमें तो मनोवृत्तियों को भी देखा जाता है ना। तो 10 गो आदमी बैठा लीजिएगा प्रयोगशाला में, कोई गारंटी है कि वो एक ही अलग अलग मनोवृत्ति का नहीं होगा या फिर एक समान का नहीं होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें करना, है ना। इसके बाद जो है सो कहता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विरोध में यह कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं सार्वभौमिक नहीं होती तथा उसमें समानता या एकरूपता नहीं पाई जाती है। समाज में होने वाली घटना अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे से अलग अलग होती है। किसी एक समाज अथवा क्षेत्र से प्राप्त निष्कर्ष दूसरे समाज अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं किए जा सकते। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं की असमान प्रकृति के कारण उसमें संबंधित सार्वभौमिक नियमों को नहीं बनाया जा सकता, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिक नियमों को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी स्थान पर समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एक आप कोई खास समाज के लिए यदि कोई नियम देते हैं तो वो कोई खास समाज के लिए यूज होगा, हर एक समाज में एक जैसा नियम यूज नहीं होता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन मूल्यांकन करने पर क्या पता चलता है कि चूंकि सामाजिक इकाइयों में भिन्नता के साथ साथ समानता भी पाई जाती है, अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज में सार्वभौमिकता एवं एकरूपता बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। साथ ही सामाजिक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके तथ्यों को एकत्रित करता है और एक समान या एक समानता के लिए कोई निष्कर्ष प्राप्त करता है, जिससे उसके निष्कर्ष के आधार पर अन्य समाज से संबंधित प्रवृत्तियों को भी जानने की सुविधा हो जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो अनुसंधान करता होगा, यानी कि जो खोज करता होगा, जो खोज कर रहा होता है, वो क्या करता है कि सभी समाज का अध्ययन करता है, साथ ही साथ उसमें जो बिल्कुल एक जैसा कुछ मिलता है ना, जो सबके लिए समान है। अब जैसे कि हम अपराध का बात करें तो अपराध हम लोगों को कुछ देर पहले ही पढ़ा कि सबसे पहला उसका कारण क्या हो सकता है? एक निर्धनता, है ना, निर्धनता। ठीक है, और दूसरा मेरे हिसाब से एक और इसमें जोड़ देते हैं हम, अशिक्षा। ठीक है, निर्धनता हो गया, अशिक्षा हो गया, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्या होता है कि समाज का कोई व्यक्ति या पूरा समाज ही क्राइम की दुनिया में चला जाता है। तो ये सबके साथ समान रूप से कार्यगर होगा, है ना। इसके बाद समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विरोध में यह कहा जाता है कि समाजशास्त्रीय नियम भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होते हैं। सामाजिक घटनाएं तेजी से बदलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है या फिर संभव नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत तेजी से बदलता है समाज, है ना। तो ऐसा कहना मुश्किल हो जाता है, ये कुछ समाजशास्त्री कहते हैं, लेकिन मूल्यांकन करने पर क्या पता चलता है कि सामाजिक नियमों की तरह प्राकृतिक नियम भी बदलते रहते हैं। साथ ही भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता समाजशास्त्र के साथ साथ प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में भी पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक एवं भौतिक नियम भी कई परिस्थितियों में असत्य प्रमाणित होते हैं, किंतु फिर भी वे विज्ञान कहलाते हैं। जैसे मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणियां अनेक बार गलत प्रमाणित होती है, किंतु फिर भी एक वह विज्ञान है ना। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आपने जो भविष्यवाणी की है वो क्लियर एकदम एग्जैक्ट वैसे ही निकलेगा, है ना। आप भौतिक शास्त्र में भी कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री में भी, बहुत सारे चीज़ों में नया नया कह सकते हैं ज़माना बदल रहा है। तो हो सकता है कि आपने जो पहले शोध किया था, जो तथ्य सामने लाए थे, वो गलत भी साबित हो सकते हैं। कौन सा बड़ा बात है। इसमें मौसम विज्ञान का बात किया जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिक भी जो भविष्यवाणियां करते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाते हैं, फिर भी तो वो विज्ञान ही है ना। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है इसके विषय में। ठीक है, तो एक रॉबर्ट बिस्टिड हुए, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, उसमें समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को बताया। किस किस टाइप से बताया है इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक। सबसे पहला बात, प्राकृतिक विज्ञान में किसको किसको हम लोग लेते हैं, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो हो जाएगा, ये सब प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं। और ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, समाज को लेकर के चलने वाला विज्ञान है। ठीक है, चूंकि समाज शास्त्र प्राकृतिक एवं भौतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, अतः इसे प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है इसीलिए क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें, यह समाज से रिलेटेड है, साधारण सा बात है ना। आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, समुचित समाधान उसका दे दिया जाएगा हमारे ओर से। समाजशास्त्र वास्तविक अथवा प्रत्यक्षवादी विज्ञान है कि नहीं, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आदर्शात्मक समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर केवल उन्हीं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। यह सामाजिक घटनाओं को अच्छा या बुरा या सही या गलत नहीं कहता, ना ही आदर्शवादी बातें करता है, बल्कि सामाजिक घटनाओं के प्रति तटस्थ रहता है। ठीक है, और सामाजिक घटनाएं जैसी हैं उसी रूप में देखता है और प्रस्तुत भी करता है। ठीक है, यानी समाजशास्त्र जो है से एक वास्तविक अथवा प्रत्यक्षवादी विज्ञान है ना कि आदर्श वाला विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है कि एक वास्तविक विज्ञान है, इसमें जो समाज में जिस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं उसी प्रकार से बताया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कोई शोध कर रहे हैं तो मेरे अनुरूप या हमको जो अच्छा लगे वही बातें हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो वास्तविक है उसी को हमको लिखना है। ठीक है, तीसरा नंबर में कहता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है इसीलिए यह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है एवं उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके सिद्धांत प्रस्तुत करता है, किंतु इस ज्ञान को सिद्धांतों को वह प्रयोग में नहीं लाता। ठीक है, समाजशास्त्र केवल सिद्धांत बताता है, इन सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग अन्य शास्त्र जैसा सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि ये सब करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जहां प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछिएगा, आप लोग का काम है पूछना,
ठीक है, ताकि कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो सके। मैं जितना हो सकता है अपने तरफ से हम कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को परेशानी होगा तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात जिनकी प्रकृति जो है सो अमूर्त है। वैसे चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है जो अमूर्त विषय में, जो दिखाई आपको नहीं देते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान कहा जाता है। यह भौतिक वस्तुएं अथवा मूर्त चीजें जो दिखाई देते हैं उसका अध्ययन नहीं करता, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे है ना, ये सब का अध्ययन ये नहीं करता। कोई नियम कानून है तो वो दिखाई थोड़ो देता है ना। क्लियर है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान, जनरल साइंस है, ठीक है। तो समाजशास्त्र समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन सामान्य रूप से करता है। समाजशास्त्र उन सामान्य नियमों का अध्ययन करता है जो विभिन्न सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास अथवा भूगोल की तरह विशेष घटना या व्यक्ति अथवा कारक के अध्ययन के रूप में यह अध्ययन में रुचि यह नहीं लेता है। क्लियर है। इसके बाद है समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तर्क एवं अनुभव पर आधारित होते हैं, ठीक है। अध्ययन तर्क जो है ये किसके ऊपर होता है, अनुभव के ऊपर आधारित होता है, अर्थात यह कार्य क्षेत्र में जाकर प्राथमिक रूप से तथ्यों को प्राप्त करता है। सबसे पहला उदाहरण के लिए महिला शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए जब हम स्वयं महिलाओं से मिलकर उनसे सूचना प्राप्त करते हैं तो इन सूचनाओं को अनुभव सिद्ध तथ्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। साथ ही ये तार्किक तथ्य भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब जो हम आपको बताएं इससे आपको पता चल गया होगा कि समाजशास्त्री कैसा है। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी है, विशुद्ध है, अमूर्त है, सामान्य है, तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कृपया कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन सभी का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं तथा समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है एवं समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अब आप जानेंगे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ वे अनुमानित सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है, ठीक है, ये सब जानना है। साथ ही साथ फलस्वरूप जो भी विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। स्वरूपात्मक तथा विशिष्टात्मक संप्रदाय, ठीक है, दो संप्रदाय में बांटा जाता है। और दूसरा आपका समन्वयात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्र के विशेष सामाजिक विज्ञान मानता है तथा इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों के विशेष रूप का अध्ययन करने पर जोर देता है। दूसरी जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, ठीक है, यह समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है तथा इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के सामान्य अध्ययन पर जोर देता है, ठीक है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं रूपात्मक तथा विशिष्टात्मक संप्रदाय के विषय में, ठीक है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थन या समर्थक जो हैं
वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो जर्मनी के समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल। ठीक है। साथ ही वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर तथा टॉनीज आदि विद्वानों ने भी इस संप्रदाय का समर्थन किया है। ठीक है। अब रूपात्मक संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो क्या है? वो मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसीलिए इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होना चाहिए। ठीक है। तो समाज में सामाजिक संबंध इतने ज्यादा होते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करके इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए। तभी समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल या फिर अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान बन पाएगा। ठीक है। तो इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वान के विचार के आधार पर जो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज सीमेल के विचार क्या हैं। तो जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का स्वरूप ही अध्ययन किया जाना चाहिए। सीमेल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के दो भाग होते हैं, एक स्वरूप तथा अंतःवस्तु। ये दोनों ही स्वरूप तथा अंतःवस्तु एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। किसी भी वस्तु के स्वरूप तथा अंतर वस्तु का अलग अलग रूप से अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी बर्तन के बाहरी आकार का बाहरी स्वरूप जो है क्या कहते हैं? उसका आकार कहते हैं, तथा उसके अंदर रखी हुई वस्तु को अंतर वस्तु कहा जाता है। क्लियर है? यह संभव है कि तीन एक ही आकार के स्वरूप वाले बर्तन में अलग अलग वस्तु अंतर वस्तु रखी हो, है ना? समझ में आ रहा है? स्पष्ट है कि स्वरूप तथा अंतर वस्तु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तथा इन दोनों का ही अलग अलग रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों के भी स्वरूप और अंतर वस्तु जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अधीनता, प्रभुसत्ता, है ना, प्रभुता कह सकते हैं इसको हम लोग, प्रभुता या श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। ठीक है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्री को सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु है। ठीक है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के अंदर यह किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सीमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए, अंतर्वस्तु का नहीं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं वीरकांत के विचार क्या है इसके विषय में। तो वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र को उन मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए जो कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेम हो गया, सहयोग हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, स्नेह, सम्मान, ये सब। ठीक है, वीरकांत मानसिक संबंध कहते हैं, इन सबको जो है सो मानसिक संबंध कहा जाता है जो विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप लाते हैं। वीरकांत समाजशास्त्र में इसी तरह के मानसिक संबंधों का अध्ययन करने की बात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैक्स वेबर के विचार क्या है। तो मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। यदि समाज शास्त्र के अंतर्गत इन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा है।
ठीक है। वेबर कहते हैं कि वे क्रियाएं जो दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होती है तथा साथ ही साथ अपूर्ण होती है, अर्थपूर्ण होती है, उन्हीं क्रियाओं को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जॉन वीस तथा टॉनीज ने भी समाजशास्त्र के संबंधों को स्वरूप का अध्ययन करने का के ऊपर जोर दिया है। ठीक है। इससे इसे विशिष्ट विज्ञान बनाया जा सके। वॉन विच कहता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही विशिष्ट क्षेत्र है। इन्हीं सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा की है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। टॉनीज ने विशुद्ध समाजशास्त्र की बात कही है। उनके अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में दूसरे सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु को शामिल नहीं करना चाहिए ताकि हम विशुद्ध समाजशास्त्र की स्थापना कर सकें जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से पूरी तरह से वह स्वतंत्र होगा। ठीक है। विशुद्ध सामाजिक विज्ञान का अर्थ हुआ जो अन्य किसी प्रकार के सामाजिक विज्ञान से वह संबंध नहीं रखता है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया या राजनीति शास्त्र हो गया, इस सबसे। ठीक है। तो स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के सभी समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसीलिए वे इनके अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का ही समावेशन करने की बात करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा आलोचना देख लेते हैं। देखिए, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है। तो दोनों पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना में क्या क्या कहा जाता है, तो देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को विशिष्ट बनाने हेतु जो भी तर्क दिए हैं उन पर अनिश्चितता, है ना, एवं अस्पष्टता का आरोप लगाते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना की है और कमियां बताई है। क्या क्या किस किस प्रकार से है, इसको देखते हैं। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थन में कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किसी अन्य सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसीलिए समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करना चाहिए। यह बात सही नहीं है क्योंकि कानून शास्त्र में स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता या संघर्ष आदि का अध्ययन बहुत पहले ही अत्यंत व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। ठीक है। दूसरा कहा जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान से अलग करके उसे एक स्वतंत्र तथा विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है, जो संभव नहीं है क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं एवं एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा में कहा जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि स्वरूप एवं अंतः वस्तु को एक दूसरे से अलग करके उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक संबंधों के रूप में या सामाजिक संबंधों के स्वरूप में एक अंतर वस्तु को अलग करना संभव नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक ही सीमित करना सही नहीं है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय जो है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें है सोरोकिन, दुर्खिम, है ना, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग, ये सब समाजशास्त्री जो हैं सो एक समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। ठीक है। अब क्या क्या कहते हैं तो ये देखते हैं। तो इन विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है, अतः इनके क्षेत्र को मात्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इन संबंधों में विद्वानों को जो तर्कें दी जाती हैं, दो तर्क मेन रूप से दिया जाता है, इसको आपको बताते हैं हम। ठीक है।
इसमें वैज्ञानिकों ये समाजशास्त्रों के द्वारा क्या क्या जो तर्क दिए जाते हैं, इसमें पहला है कि एक जीवधारी यानी कि मनुष्य और जानवर के समान समाज में विभिन्न अंग एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, अलग होते हुए भी घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जिस प्रकार जीवधारी के किसी एक अंग में परिवर्तन होने पर अन्य अंग भी उससे प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के भी किसी एक पक्ष में बदलाव आने पर अन्य पक्ष भी प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करे। ठीक है। दूसरा तर्क यह है कि अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि अर्थशास्त्र केवल समाज की आर्थिक क्रियाओं एवं राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन सामान्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, तो इस संप्रदाय के प्रमुख विचारों को में से जो है सो क्या क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दुर्खिम के विचार को देखते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इन सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करके समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन कर सकता है। उसके बाद सोरोकिन जो हैं उनके विचार हैं कि सोरोकिन कहते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र एवं विशुद्ध नहीं होता, बल्कि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों के मात्र एक ही पक्ष का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परस्पर संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हॉब्स हाउस के विचार क्या हैं? तो हॉब्स हाउस भी इस बात का समर्थन करते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए। हॉब्स हाउस के अनुसार समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत से सामान्य तत्वों का पता लगाकर उनका सामान्यीकरण करना है। इसके लिए समाजशास्त्र उन कारकों का अध्ययन करता है जो समाज स्थिरता तथा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य रूपों की जानकारी प्राप्त करते हैं एवं सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति एवं दशाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना क्या क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला नंबर में है कि समाजशास्त्र यदि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों या तथ्यों का अध्ययन किया जाए तो वह सभी सामाजिक विज्ञान की खिचड़ी मात्र रह जाएगा। ठीक है, कुछ कहता है कि एक अलग क्षेत्र इसका कर दिया जाए और कुछ कहता है कि सही सबका समान मात्र से किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा तर्क क्या है कि समाजशास्त्र को यदि एक सामान्य विज्ञान बनाया जाता है तो इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा, इसका कोई अपना स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा नंबर पर कहा जाता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में यदि सभी सामाजिक संबंधों, तथ्यों या प्रघटनाओं को शामिल किया जाता है तो यह किसी भी एक तथ्य या घटना का पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण का समावेशन है। समाजशास्त्र पूरी तरह से ना तो किसी एक विज्ञान है, कोई विशेष विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाता है,
और न ही पूरी तरह से एक सामान्य विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के सभी स्वरूपों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत विशिष्ट तथा सामान्य सभी प्रकार के सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सब जान चुके होंगे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है और किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार के आधार पर इसके अध्ययन क्षेत्र को स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों प्रकार से ये संप्रदाय में विभाजित किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसके विषय में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आप लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार से विवेचना की है, जिसे अब लोग इस खंड में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दुर्खिम के विचार को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दुर्खिम के विचार में इस्माइल दुर्खिम समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। ठीक है, इन्होंने सामाजिक या समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहला भाग है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। ठीक है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत मानव जीवन के भौगोलिक आधार, सामाजिक जीवन के प्रकार और स्वरूप तथा संगठन का निर्माण करने वाले विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, किसी स्थान की जनसंख्या कितनी है तथा जनसंख्या घनत्व का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब। दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र। इनके अंतर्गत जो है समाज रूपी शरीर अथवा ढांचे का निर्माण करने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये इकाइयाँ समाज का निर्माण तो करती ही है, साथ ही अपने कार्यों द्वारा इसे व्यवस्थित भी बनाए रखती है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे अनेक उपभागों में बांटा जाता है, जैसे कि कानून का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र आदि में। ठीक है, इसके बाद आता है सामान्य में आता है समाजशास्त्र। इनके अंतर्गत उन सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन को निरंतरता तथा स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद गिन्स वर्ग के विचार के अनुसार क्या है, तो उन्होंने 4 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहला है सामाजिक यानी कि स्वरूप शास्त्र। दुर्खिम की तरह गिन्सबर्ग ने भी सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले विषय को रखा है, जैसे कि जनसंख्या के गुण तथा आकार हो गया। ठीक है, इसके साथ ही समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक समूह हो गया, संस्थाओं तथा समितियों के प्रमुख स्वरूप का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक जीवन में नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि धर्म, कानून, नीति, परंपरा, नैतिक विश्वास इत्यादि। ठीक है, तीसरा नंबर में आता है कि सामाजिक प्रक्रियाएं। समाज के अंतर्गत लोगों के मध्य विभिन्न समूहों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन, अनुकरण, समायोजन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद सामाजिक व्याधिकी। तो गिन्सबर्ग के अनुसार जो है सो समाज के अंतर्गत उन विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जो समाज को असंगठित अथवा विघटित करते हैं, जैसे कि अपराध, बाल अपराध, बेरोजगारी, निर्धनता, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, ये सब। ठीक है, अब इसके बाद है कैरेंस के विचार के अनुसार क्या है, इसको देखते हैं। तो कैरेंस ने समाजशास्त्र के विषयों को कुल 6 भागों में बांटा है। देखिए, ये सब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें सबसे पहला जो है आता है, जो पहला भाग है वह है मानवीय क्रियाएं। तो समस्त शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को कैरेंस ने मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखा है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा सामाजिक संस्थाएं। तो कैरेंस के अनुसार समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये संस्थाएं समाज को संचालित करती है तथा सामाजिक संबंधों एवं व्यवहार को
प्रभावित करते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाएं, ये सब। ठीक है। तीसरा नंबर में कहता है कि सामाजिक नियंत्रण। कैरेंस के अनुसार समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करने वाले विभिन्न साधनों का भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जैसे कि धर्म, प्रथा, कानून, ये सब। ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन। तो कैरेंस के अनुसार जो है सो समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए समाज में परिवर्तन लाने वाले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, जैविक कारकों का अध्ययन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है। इसके बाद आता है 5वां नंबर आपका जो है सामाजिक संहिताएं। ठीक है। वैसे सामाजिक संहिताएं जो सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आ जाती है, किंतु आधुनिक जटिल समाजों के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक संहिताओं अर्थात विभिन्न कानूनों का अत्यधिक महत्व होता है। ये समाज में लिखित या औपचारिक नियम है। ठीक है। इसका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कुल मिला के 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, तो विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंध तथा सह संबंधों का अध्ययन करना, जैसे धार्मिक और आर्थिक, पारिवारिक और आचार संबंधी। ठीक है। आर्थिक और कानूनी घटना के संबंधों का अध्ययन, सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंध तथा सह संबंध का अध्ययन, जैसे कि भौगोलिक तथा जैविक घटनाओं का सामाजिक जीवन से संबंध का अध्ययन। ठीक है। और तीसरा नंबर में ये कहते हैं कि समाज में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषता का अध्ययन करना। ठीक है। इसके बाद रयूटर तथा हर्ट के विचार, ये भी 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है। ये पहला भाग है सामाजिक विरासत, दूसरा है व्यक्ति एवं उनका विकास, तीसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है। एलेक्स इलेक्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को के संदर्भ में जो रूपरेखा प्रस्तुत की है कुछ इस प्रकार से है कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण में क्या क्या आता है, तो मानव संस्कृति तथा समाज, दूसरा है समाजशास्त्रीय संबंध, तीसरा है सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति, दूसरा आता है इसमें सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई, जिसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध, दूसरा मानव का व्यक्तित्व, तीसरा है समूह, है ना, प्रजाति तथा वर्ग सहित इसमें आएंगे, और चौथा है समुदाय, नगरीय तथा ग्रामीण, पांचवा है समिति तथा संगठन, और छठवां है समाज। इसके बाद तीसरा नंबर में इसमें कहता है कि आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। ठीक है। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, तो परिवार एवं नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीति तथा वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक व वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक और कल्याणकारी संस्थाएं, कलात्मक और सौंदर्यात्मक संस्थाएं इसमें आता है। ठीक है। इसके बाद आता है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं में, इसमें विभेदीकरण और स्तरीकरण हो सकते हैं, सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण हो सकते हैं, सामाजिक संघर्ष जिसमें से युद्ध और क्रांति हो सकते हैं, और संचार जिसमें जनमत निर्माण का परिवर्तन सहित इसमें लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है समाजीकरण तथा सैद्धांतिकरण। छठवां नंबर में आता है आपका सामाजिक मूल्यांकन, जिसमें सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन में अपराध, आत्महत्या आदि इसमें आते हैं, सामाजिक एकीकरण, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। तो उपरोक्त तालिका में जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत लगभग सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल की गई हैं, तथापि हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु की कुछ सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि समाजशास्त्र एकक
गतिशील विज्ञान है, अतः इसमें परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहेगी। यदि समाजशास्त्र समस्याओं के स्वरूप में बदलाव यदि सामाजिक समस्याओं के स्वरूप में बदलाव आएगा तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, किंतु फिर भी निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय का आधार सामाजिक संबंध ही होते हैं। इस विषय में मेकावेर तथा पेज भी कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। वॉन विन के अनुसार समाजशास्त्र को मानवीय संबंध के व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र साथ ही इसके साथ जो अन्य सामाजिक विज्ञान का संबंध किस प्रकार से है इसको। ठीक है, तो समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान होना ही हमें क्रमबद्ध किसी चीज का ज्ञान होना ही हम उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, भौतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गणित, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न सामाजिक विज्ञान व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। जैसे राजनीति शास्त्र मात्र राज्य से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्र ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज के किसी एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन नहीं करता बल्कि सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान समाज के किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करते हैं, अतः अलग अलग होते हुए भी वो सभी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चूंकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, अतः अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ इसका आदान प्रदान का संबंध पाया जाता है। एक और समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कुछ ग्रहण करता है, तो दूसरी ओर अन्य सामाजिक विज्ञान भी समाजशास्त्र से कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करते हैं। इस परस्पर लेन देन में क्या होता है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञान के साथ संबंध जो है सो गहरा होता चला जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इस विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, फ्रेंच विद्वान जो है सो अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को ही एक मात्र विज्ञान मानते हैं तथा इस बात पर जोर देते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इसके अनुसार जो है सो चूंकि अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र या समाज के मात्र एक ही पहलू का अध्ययन करते हैं, अतः वह समाजशास्त्र के मात्र उपभाग हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर जो है तो कहता है कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि का समन्वयक मानते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए बार्नस तथा बेकार कहते हैं कि समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और न ही उसकी दासी है, बल्कि केवल उनकी बहन है। ठीक है, लेचेस्टर वार्ड कॉम्ट की तरह समाजशास्त्र को न तो एकमात्र सामाजिक विज्ञान मानते हैं और न ही स्पेंसर की तरह अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय। वार्ड कहता है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान मिलकर समाजशास्त्र का निर्माण करते हैं, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है, इसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को क्रॉबर ने जुड़वा बहने कहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जहाँ एक और समाजशास्त्र सभ्य समाज का अध्ययन करता है,
वहीं दूसरी ओर मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन करता है। दोनों ही विज्ञान समाज का अध्ययन करते हैं, इसलिए विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। हर्ष कोविट्स के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य एवं उसकी कृतियों का अध्ययन है। जहाँ एक और मानव शास्त्र में मनुष्य की उद्विकास एवं मानव निर्मित संस्कृति एवं सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज शास्त्र में भी मानव समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। अतः देखा जाए तो दोनों ही शास्त्र मानव समूह के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है। हबल के अनुसार विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र बिल्कुल समान एक ही है। ठीक है, समान एवं एक है। इसमें दोनों की ही अध्ययन की जो वस्तु है समाज है। ठीक है। मानव शास्त्र 3 तरह से समाज शास्त्र से संबंधित है। कौन कौन सा? तो भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र। भौतिक मानव शास्त्र आदि मानव की उत्पत्ति तथा उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जिसका उपयोग समाज शास्त्र द्वारा अपने अध्ययनों में लिया जाता है। प्रागैतिहासिक समाज शास्त्र या प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र पूर्व ऐतिहासिक युग की संस्कृतियों, सभ्यताओं तथा कलाओं का अध्ययन करता है, जिसके आधार पर समाज शास्त्र वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाएं, संस्कृति एवं सामाजिक परिवर्तन को समझता है। ठीक है। इसके बाद है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इसके द्वारा आदिम समाजों की सामाजिक संरचना, व्यवस्था, संस्कृति, आर्थिक प्रवृत्तियाँ, परिवार, न्याय, कानून आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही समाज शास्त्र भी सभ्य समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। स्पष्ट है कि मानव शास्त्र सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन समाज शास्त्र की आधुनिक जटिल समाजों को समझने में मदद करता है। इसी प्रकार समाज शास्त्र भी आधुनिक जटिल समाजों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके मानव शास्त्र के लिए अनेक उपकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। साथ ही समाज शास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग मानव शास्त्र द्वारा आदिम समाज को भली भांति समझने के लिए किया जाता है। कुछ विज्ञान मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाज शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र दोनों ही आदिवासी एवं सरल समाजों की वर्तमान जटिल परिवर्तन समाज में तुलना करके सामाजिक संरचना, व्यवस्था एवं संस्कृति जो समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अब स्पष्ट है कि समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं एक दूसरे के अत्यधिक निकट हैं। सामाजिक मानव शास्त्र जो एक शाखा है कि अनेक विद्वान जैसे कि H.L. मॉर्गन, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन आदि के योगदान समाज शास्त्र के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारतीय मानव शास्त्री जैसे कि S.C. दुबे, T.N. मदन, M.N. श्रीनिवास तथा आंद्रे बीते आदि के विभिन्न अध्ययन समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों में ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसी आधार पर डॉक्टर दुबे दोनों ही विज्ञान के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं मानते। बोटोमेर भी समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को भारत के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय समाज न तो औद्योगिक रूप से पूरी तरह से विकसित है और न ही आदिम समाजों की तरह पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी संबंध, जजमानी व्यवस्था तथा परंपराओं का अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है तथा समाज शास्त्र में भी। भारत जैसे समाज में समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र के बीच अंतर क्या क्या है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लिए क्या क्या समानता है। अब अंतरों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो है कि विषय क्षेत्र की दृष्टि से दोनों शास्त्र एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। समाज शास्त्र प्रमुखतः वर्तमान जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र द्वारा सरल और आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। दूसरा नंबर में है कि समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। समाजशास्त्र के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, जबकि मानव शास्त्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है। ठीक है। दोनों ही विज्ञानों में पद्धति संबंधी अंतर भी पाया जाता है, जहां एक और समाजशास्त्र में निर्देशन पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी पद्धति आदि का उपयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मानव शास्त्र में प्रमुख रूप से सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानव शास्त्र को व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान माना जाता है। ठीक है। पांचवा नंबर में जहां एक और मानव शास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है, वहीं अपने अध्ययन में मानव तथा संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास को अत्यधिक महत्व देता है। वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्री के अध्ययन का दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। समाजशास्त्री उद्विकास आदि विषयों के स्थान पर समकालीन अध्ययनों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग अभी तक इतना देर में जान गए होंगे कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या विषमताएं हैं। ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग समाजशास्त्र तथा इतिहास के बीच में संबंध। ठीक है। तो समाजशास्त्र तथा इतिहास दोनों ही सामाजिक विज्ञान है, इसीलिए दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यद्यपि इतिहास को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं रखा जाता है, किंतु फिर भी समाजशास्त्र के साथ इसका महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है। इन दोनों विज्ञानों के बीच विषय वस्तु की नहीं बल्कि दृष्टिकोण का अंतर जो है सो पाया जाता है। इतिहास है वो भूतकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, साथ ही उन घटनाओं के कार्य कारण की विवेचना भी करता है। यह अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। इतिहास द्वारा प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के मनुष्य के जीवन के प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इतिहास द्वारा अतीत की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। साथ ही उन अनेक संस्थाओं की भी विवेचना की जाती है जो भूतकाल में परंपरागत संस्थाओं के रूप में उपस्थित थीं तथा वर्तमान एवं भविष्य में भी लगातार अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। ठीक है। समाजशास्त्र इतिहास की जो प्राचीन घटनाओं के अध्ययन से सहायता प्राप्त करता है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर समाजशास्त्र द्वारा वर्तमान समय में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है। इतिहास विभिन्न युगों के राजा महाराजाओं, प्रमुख युद्धों, क्रांति, आक्रमण एवं प्रमुख तारीखों के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न युगों की सामाजिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है, जो समाजशास्त्र का अध्ययन का विषय हो जाता है। ठीक है। यानी कि हिस्ट्री में क्या होता है, पुरानी बातों को देखा जाता है, कैसा समाज था, क्या था, वह नहीं था, उसको बेस बना करके समाजशास्त्र आगे का बात बताता है ना। समाजशास्त्र तथा इतिहास दोनों ही सभ्यता तथा संस्कृति का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र द्वारा वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन समय क्रम के अनुसार किया जाता है। इन दोनों ही विज्ञानों द्वारा संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध का अध्ययन किया जाता है, जहां एक और समाजशास्त्र द्वारा इसका अध्ययन सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इतिहास में इसका अध्ययन विशिष्ट घटनाओं के रूप में किया जाता है। ठीक है। यदि इतिहास द्वारा क्रांति की व्याख्या की जाती है तो समाजशास्त्र क्रांति को सामाजिक घटना मानकर उसको प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। साथ ही इसके कारण एवं परिमाणों की व्याख्या भी करता है। स्पष्ट है कि दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर बहुत निर्भर भी करते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र का इतिहास की प्राचीन घटनाओं के अध्ययन से सहायता प्राप्त करता है। समाजशास्त्र में इतिहास से प्राप्त सामाजिक तथ्यों तथा सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। साथ ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादन तथा अवधारणाओं के निर्माण में भी इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर सामाजिक परिस्थितियां
सामाजिक परिस्थितियां भी ऐतिहासिक स्वरूपों पर प्रभाव डालती है। जब सामाजिक विघटन की परिस्थिति बनती है तो युद्ध, क्रांति, आक्रमण और संघर्ष होते हैं। फलस्वरूप अनेक समाज अस्तित्व में आते हैं, साथ ही अनेक नष्ट भी होते हैं। इतिहास इन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है। चूंकि समाजशास्त्र में इतिहास का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। मैक्स वेबर, रेमंड एरो, ये सब जो समाजशास्त्री ने ऐतिहासिक समस्याओं पर समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। साथ ही इतिहास में समाजशास्त्र का प्रभाव देखते हुए सामाजिक इतिहास का विकास हुआ है। अनेक इतिहासकार जैसे कि जीजी कॉल्टन, टाइनबी, जैकब बुरखार्ट आदि ने सामाजिक इतिहास के विकास में योगदान दिया है। डॉक्टर जेपी सिंह के अनुसार मार्क्स का समाजशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से इतिहास की व्याख्या पर आधारित है। साथ ही ऑनर्ड टॉइम्बी की कृति स्टडी ऑफ हिस्ट्री समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एवं इतिहास दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है इसको देख लेते हैं। तो समाजशास्त्र तथा इतिहास के बीच अंतर क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला है कि समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान से है, जबकि इतिहास का संबंध किससे है? अतीत से है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास एक विशेष विज्ञान है जिसमें विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पार्क कहते हैं कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। बिल स्टेड कहते हैं कि इतिहास स्वयं को समान घटनाओं में विभिन्नता का पता लगाने में लगता है, जबकि समाजशास्त्र स्वयं को विभिन्न घटनाओं में समानता का पता लगाने में लगाता है। ठीक है, अर्थात इतिहास जिन घटनाओं का अध्ययन करता है वे विशिष्ट होती हैं, जबकि समाजशास्त्र घटनाओं का सामान्यीकरण करता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन सामान्यतः विश्लेषणात्मक होते हैं, जबकि ऐतिहासिक अध्ययन विवरणात्मक होते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र कैसा, उसमें विश्लेषण किया जाता है और ऐतिहासिक अध्ययन जो है सो विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है, जबकि ऐतिहासिक घटनाएं चूंकि सामान्यतः एक बार ही घटित होती है, इसलिए इतिहास की घटनाओं या अध्यायों का परीक्षण या पुनर्निरीक्षण संभव नहीं होता। इसलिए समाजशास्त्र इतिहास की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र तथा इतिहास एक दूसरे से कैसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा अनेक समानताओं के बाद भी दोनों विज्ञानों में पर्याप्त अंतर भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के संबंध। ठीक है, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र हमेशा ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। चूंकि राज्य एवं समाज एक दूसरे से अलग नहीं माने जाते थे और राजा मूल रूप से सामाजिक भी होता है तथा राजनीतिक भी, इसीलिए कुछ समय पहले समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों को ही एक ही विषय के अंतर्गत माना जाता है। गिडिंग्स कहते हैं कि सभी राजनीति शास्त्र समाजशास्त्री होते हैं तथा सभी समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होते हैं। गिडिंग्स के अनुसार जो लोग समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों को नहीं जानते, उन्हें राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना उसी तरह बेकार है जिस तरह से उस व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ाना जो न्यूटन के सिद्धांत को नहीं जानता है ना। अर्थात राजनीति शास्त्र को समझने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र की अध्ययन वस्तु मुख्यतः राज्य है, अतः यह राज्य की उत्पत्ति, विकास, विशेषता, इसके उद्देश्य एवं महत्व, संगठन, सरकार की शासन प्रणाली तथा राजनीति या फिर नीतियों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र मानव संबंधों के केवल एक ही प्रकार राज्य से संबंध रखता है, किंतु समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं तो समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के मध्य लेन देन भी चलता रहता है। साथ ही दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सामाजिक प्राणी एवं अच्छा नागरिक बनाना है। जहाँ एक और राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, वहीं दूसरी ओर समाज शास्त्र यह बताता है कि वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना। ठीक है, इन दोनों ही विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों के फलस्वरूप समाज शास्त्र के अंतर्गत राजनीति समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। शक्ति, प्रभुत्व, सत्ता, दबाव समूह, राजनीतिक दल तथा अधिकारी तंत्र आदि राजनीति शास्त्र से संबंधित ऐसे विषय हैं जिसकी अवधारणा को समाज शास्त्र में स्पष्ट किया गया है। साथ ही सामाजिक जीवन जिस सहयोग एवं समानता पर आधारित है, उसका संरक्षण राजनीतिक विज्ञान के नियमों द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान किसी भी ऐसे सिद्धांत का निर्माण नहीं करता जिससे उसे वैज्ञानिक श्रेणी में रखा जा सके एवं उसके आधार पर राजनीतिक जीवन की संपूर्णता को समझा जा सके, जिसे हम राजनीति सिद्धांत कहते हैं। वो वास्तव में राजनीति दर्शन मात्र है। ठीक है, समाजशास्त्र उन सामाजिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। वर्तमान समय में राजनीतिक शास्त्र में भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग होने लगा है। राजनीतिक व्यवहारों को समझने के लिए सामाजिक तथ्यों एवं सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम राजनीतिक दल अथवा मतदान व्यवहार को जानना है तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे कि जाति व्यवस्था, क्षेत्रीयता, सामाजिक पिछड़ापन, परिवार व्यवस्था, स्त्री की स्थिति आदि के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र को प्रभावित करता है। किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन पर उसके राज्य की नीतियों, नियमों एवं कार्य प्रणाली का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां हो गई है ना, रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, संस्थाएं, मूल्य आदि पर राज्य द्वारा पारित कानून का प्रभाव पड़ता है। गिल क्राइस्ट ने राजनीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र की पारस्परिक अंतर्निर्भरता को बताते हुए कहा है कि इस राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंध के उन तथ्यों एवं सिद्धांतों को अवश्य ग्रहण करना होगा जिन सिद्धांतों एवं तथ्यों का अध्ययन एवं प्रतिपादन करना समाज शास्त्र का कर्तव्य है। उसी प्रकार मैक्स वेबर तथा पेरेटो ने कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी किया है। इसी प्रकार अमांड, रॉबर्ट डॉल है ना, एच.एम. लिपसेट तथा रुडोल्फ आदि ये जो विद्वानों द्वारा भी राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। साथ ही दोनों ही विज्ञान एक दूसरे पर परस्पर निर्भर भी करते हैं। ठीक है, देखिए इतना हम आप लोगों को बता रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत होगा तो हम बार बार कह रहे हैं कि कमेंट कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई शंका आप लोगों के मन में न रह जाए। ठीक है, अब समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में क्या अंतर है इसको भी देख लेते हैं। तो पहला है कि समाज शास्त्र द्वारा सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र द्वारा सामाजिक संबंध के मात्र एक ही स्वरूप यानी कि राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। तीसरा नंबर में कहा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का अध्ययन करता है, जैसे प्रथा, संस्थाएं, परंपराएं, आचार, रूढ़ियाँ आदि, जबकि राजनीतिक शास्त्र मात्र उन्हीं नियंत्रणों का अध्ययन करता है जिन्हें राज्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। समाजशास्त्र क्या का वर्णन करता है, अर्थात वह वर्तमान सामाजिक दशाओं के बारे में बताता है। क्या होना चाहिए से इसका संबंध नहीं होता है। राजनीतिक शास्त्र एक आदर्श विज्ञान है जो क्या होना चाहिए के बारे में बात करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि भविष्य में राज्य की नीतियां एवं व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, राज्य सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अध्ययन पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। जहां एक और समाज शास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तित्व जीवन अध्ययन पद्धति
अवलोकन और साक्षात्कार पद्धति आदि का प्रयोग करता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र जो है सो आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक है, क्योंकि समाज का निर्माण एवं विकास राज्य के बहुत पहले हुआ था, अतः इस प्रकार समाज शास्त्र राजनीतिक शास्त्र में की तुलना में अधिक प्राचीन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना दूर में समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कृपया कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंध। ठीक है, तो अभी तक आपने समाज शास्त्र का मानव शास्त्र, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे धन का विज्ञान भी कहते हैं। अर्थशास्त्र द्वारा धन के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध इसी से स्पष्ट हो जाता है कि समाज शास्त्र के विकास आरंभिक समय के समय में इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। इसीलिए अनेक प्रसिद्ध समाजशास्त्री महान अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जैसे कि कॉम्ट, जेस मिल, पेरेटो, बेबिलिन, मार्क्स, उसके बाद आपका होता है मैक्स वेबर आदि विद्वानों ने आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादित करके यह स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों ही विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिल्वरमैन इन दोनों ही विज्ञानों के संबंध में कहते हैं कि सामान्य कार्य लक्ष्यों के लिए इसे अर्थशास्त्र यानी कि समाजशास्त्र नामक पितृ विज्ञान की जो सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, एक शाखा के नाम से जाना जाता है। मैकाबर के अनुसार एक प्रकार से आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं और वे सदैव प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं को पुनः निश्चित, सृजित, रूपांतरित एवं परिवर्तित करती है तथा अनेक बार समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का अध्ययन पद्धतियों का भी लाभ उठाता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान के मध्य आदान प्रदान जो है सो चलता रहता है। ठीक है, स्मेलर्स ने अनेक प्रक्रियाओं में बताया है कि जिसमें सामाजिक और आर्थिक कारक एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। संस्कृतिकरण या सामैत्रीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, गतिशीलता आदि ऐसी प्रक्रियाएं हैं जब तक इनका अध्ययन सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाए तब तक इन्हें ठीक से समझा नहीं जा सकता। मार्क्स की जो कार्ल मार्क्स की कृति है दास कैपिटल तथा वेबर की कृति द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है। जहां एक और मार्क्स आर्थिक संरचना को सामाजिक संरचना का आधार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वेबर कहते हैं कि धर्म आर्थिक संगठनों को प्रभावित करता है ना। वेबर आधुनिक पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। धार्मिक आचार यानी कि एक सामाजिक तथ्य तथा पूंजीवाद यानी कि एक आर्थिक तथ्य के रूप में ये के पारस्परिक संबंध को बताते हुए वेबर समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र की घनिष्ठता को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त मिल मॉडल की एशियन ड्रामा तथा हॉजलिटस की सोशियोलॉजिकल ऑपरेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करती है। ठीक है, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंध कितना गहरा है इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जहां एक और आर्थिक संबंधों की प्रकृति तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप में निर्धारण समाज की परंपराओं, प्रथाओं, जनरीतियों, विश्वास आदि के द्वारा किया जाता है ना। वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था तथा व्यवहारों पर समाज की आर्थिक व्याख्या का प्रभाव पड़ता है। सभी समाज की आर्थिक दशाएं एवं सामाजिक दशाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। अनेक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, अपराध, वेश्यावृत्ति आदि जहां एक और आर्थिक कारकों से प्रभावित है, वहीं दूसरी और इनके सामाजिक कारक भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति का भी उपयोग करता है।
व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं एवं व्यवहारों पर आर्थिक परिस्थितियों तथा आर्थिक क्रियाओं एवं व्यवहारों पर सामाजिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंध के बारे में ज़्यादा समय तक संदेह की अवस्था नहीं बनी रहेगी। ठीक है, पार्सन्स तथा स्मेलर्स भी कहते हैं कि आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ही एक भाग माना है। ठीक है, स्पष्ट है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे के सहायक है तथा आपसी में घनिष्ठता से संबंधित है। समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग करके अनेक अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए, साधारण सा बात है कि समाज और अर्थ या भी पैसे का एक दूसरे से पारस्परिक संबंध है। जिस समाज में अधिक पैसा होगा वहाँ के सामाजिक जो स्थिति होगी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे, और फिर जैसे बेरोजगारी हो जाता है तो बेरोजगारी भी तो आपका समाजशास्त्र का ही है ना। और आप इसको अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, निर्धनता, अपराध, ये सब समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में ही एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर जो है कि समाजशास्त्र समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए यह एक सामान्य विज्ञान है। अर्थशास्त्र समाज के केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है, इसलिए यह एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी होती है, जबकि अर्थशास्त्र की प्रकृति जो होती है वो व्यक्तिवादी होती है। दोनों ही विज्ञानों की अध्ययन पद्धति में अंतर पाया जाता है, जहाँ एक और समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्ति जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन पद्धति तथा समाज नीति आदि का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्र आगमन तथा निगमन पद्धति यानी आगत और निर्गत वाला जो पद्धति है उसका प्रयोग करता है, मतलब कितना कमाए और कितना खर्च किए। ठीक है, चौथा नंबर में कहा जाता है कि समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक तथा स्वतंत्र होते हैं, जो घटनाओं को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र के नियम स्वतंत्र नहीं होते, इसके साथ वे शब्द जुड़े रहते हैं अन्य बातों के समान रहने पर। ठीक है, ये प्रत्येक घटना का कारण यानी कि आर्थिक क्रियाओं से जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट करिए, आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें एक लास्ट पॉइंट जो बचता है ना आपका M.R. मैकाइवर की कार्य कारण की अवधारणा। ठीक है, तो इसके विषय में जब हम पढ़ाएंगे, जो इसका थर्ड क्लास होगा, उसमें जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान जो है उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें मैकाइवर का भी हम लेके पढ़ा देंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा एक ही साथ सबका। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक जो है सो खत्म होता है इस प्रकार से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को किसी प्रकार से समझने में परेशानी होती होगी कहीं, तो कृपया कमेंट करिए। फिर भी हमको तो नहीं लगता है कि परेशानी होगा, फिर भी कहीं भी आपको परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट में सवाल अपने पूछ सकते हैं, अलग से फिर एक सेपरेट वीडियो बना करके वो सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, और जितना भी हो सकता है आसान भाषा में उसको और भी समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।